This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः दिनांक 13 एप्रिल 2022 चरकविमानस्थान अध्याय 8 शंखं चक्रं जलौकान्ततमृतघटं चारुदोर्भिः चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्दं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। आतुरकलं च अनुप्रविशता विदितेन अनुमतप्रवेशना सार्धं पुरुषेण संवितेन अवाक्षरता स्मृतिमता स्तिमितेन अवेक्षावेक्षमनसा सर्वम् आचरता सम्यक अनुप्रवेष्टव्यम्। रोगी के घर में अगर प्रवेश करना है तो विदितेन अनुमत प्रवेशना, एक तो मालूम होना चाहिए कि कोई वैद्य देखने के लिए आ रहा है और उन्होंने अनुमति दे दी है। सार्धम पुरुषेण, उस प्रकार के पुरुष ने ये परवान अनुमति दी है, उसके साथ में सुसंवितेन अवाक्षरता, अच्छी तरीके से रखे हुए मस्तक झुकाकर, स्मृतिमता स्मितेन अवेक्ष अवेक्ष तो स्मृतिमान इस प्रकार का वैद्य होना चाहिए। स्थिमितेन अवेक्ष अवेक्ष, रुक रुक कर सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मनसा सर्वम आचरता सम्यक अनुप्रवेष्टव्यम, तो मन से सभी बाहों को ध्यान में रखते हुए योग्य तरीके से प्रवेश करना चाहिए। अनुप्रवेश्य च वांग मनोबुद्धिन्द्रियाणि न क्वचित प्रणिधातव्यानि अन्यत्र आतुरोपकारार्थात् आतुरगतेषु अन्येषु वा भावेषु। और प्रवेश करने के बाद मन, वाणी और बुद्धि इंद्रिय, इनको आतुर के उपकार के लिए या आतुर के प्रयोजन के लिए जो भाव है उनको छोड़कर किसी दूसरे भाव में दिलचस्पी नहीं लेनी है कि कहीं पे इसमें मन हमारा नहीं जाना चाहिए। अरे ये सोफा बहुत अच्छा है, आपका कहाँ से लाया है, कितने रुपए को किराया लाया है वगैरह। इस प्रकार से अन्य चीजें, आतुर को छोड़कर अन्य किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आतुर के बारे में सोचना है। न च आतुर कुल प्रवृत्तयो बहिर्निश्चारितव्याः,
आतुर के रुग्ण के जो कुल की प्रवृत्तियाँ हैं, उनको बाहर प्रकट नहीं करना है, उनको उनका प्रचार-प्रसार नहीं करना है। रसितं चायुषः प्रमाणम् आतुरस्य जानतापि त्वया न वर्णयितव्यं तत्र यत्र उच्यमानम् आतुरस्य अन्यस्य वापि उपघाताय संपद्यते। अगर आयुष कम है तो ये जानते हुए भी उसका वर्णन नहीं करना चाहिए, उसके बारे में कहना नहीं चाहिए। आतुरस्य अन्यस्य वापि उपघाताय जो रुग्ण के या उसके किसी निजी रिश्तेदार के नाश के लिए कारण इस प्रकार का होगा। तो एक बड़ा मुद्दा है ये और इसके बारे में काफ़ी बहस होती रहती है। खास करके कैंसर, हृदरोग, एचआईवी वगैरह इस प्रकार के जो निदान है और खास करके जब बचने के चांसेस बहुत ही कम है तो मरीज को उसके बारे में बताना है, नहीं बताना है कि ये कैंसर बीमारी है अगर मरीज को मालूम नहीं है तो। और फिर आयु बहुत कम है, ये मरीज को बताना है या नहीं बताना है, ये एक अहम मुद्दा है। कन्वेंशनल मेडिसिन या आधुनिक वैद्यक में बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसा मानते हैं कि नहीं नहीं हमें मरीज को बताना ही है, जो भी वस्तु स्थिति है वो बतानी ही है और केवल बतानी है, उसकी कंसेंट लेनी है कि हाँ मुझे ये सब मालूम है और मेरे पास सेहत परिस्थिति बहुत गंभीर है, ये मुझे मालूम है इस प्रकार से। और विदेशों में तो इसके बारे में काफी बहस की जाती है और क्या-क्या हो सकता है आगे, इस सभी के बारे में जानकारी देना। अगर ट्रीटमेंट करी, तो ट्रीटमेंट के आउटकम क्या होंगे, फ़ायदा कितना होगा, नुकसान कितना होगा, सुधरने के चांसेस कितने हैं, ये सभी बातें बताना ज़रूरी है। भारत में ये सब नहीं बताते। भारत में सिर्फ़ गंभीरता के बारे में बताते हैं और ये मृत्यु हो सकती है वगैरह-वगैरह इस प्रकार के ये कैंसर ही है, एडवांस कैंसर है, मेटास्टैटिक है वगैरह-वगैरह ये सभी बातें बताते हैं। अब ऐसा कहने से मरीज अगर डिप्रेशन में जाता है या उसका कोई निजी रिश्तेदार डिप्रेशन में चला जाता है और विषादो रोगवर्धनानाम इस सूत्र के अनुसार रोग में बढ़ोतरी होती जाती है और सचमुच ही वो मर जाता है। तो इस प्रकार से बताने से कोई फायदा है या नुकसान ज्यादा है, ये देखना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। तो मैं भी इस पक्ष में नहीं हूँ, सूत्र तो हमारे पास है कि ऐसा नहीं बताना है। आतुर या उसका कोई निजी रिश्तेदार उसके उसको बड़ी ठेस लगने वाली है, बड़ा सदमा होने वाला है और वो शायद डिप्रेशन में चला जाए और फिर रोग तेजी से बढ़ता जाए, तो ये बताना आवश्यक इस प्रकार का नहीं है। लेकिन उससे दूसरी बात ऐसी होती है कि अगर सीरियसनेस गंभीरता के बारे में पता नहीं होता तो परहेज के बारे में लोग ज्यादा जिक्र नहीं करते। खास करके कैंसर के मरीजों को जब मैं केवल दूध के ऊपर रखता हूँ और दूध ही क्यों लेना है ये उनको समझाना है, तो एक थोड़ा सा आसान तरीका है कि आपको कैंसर है, एडवांस स्टेज है, मैंने इस प्रकार के काफी केसेस किए हैं और दूध लेंगे तो चांसेस है कि आप बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ तो पा सकेंगे और थोड़ा ज्यादा जी सकेंगे इस प्रकार से। लेकिन आप इसमें कॉम्प्रोमाइज करेंगे, दूध नहीं पिएंगे, तो संभवतः ये मामला गंभीर होता जाएगा, बिगड़ता जाएगा और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी नहीं रहेगी। अगर मरीज को मालूम है कि उसको कैंसर है, एडवांस कैंसर है और वो किताब पढ़ने के लिए तैयार है, मेरी मुलाकातें सुनने के लिए तैयार है, तो फिर वो मान जाता है और दूध पे रहता है और रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। लेकिन मरीज को पता नहीं है और रिश्तेदार भी कहते हैं नहीं नहीं हमने बताया नहीं है और हम बताना भी नहीं चाहते हैं इस प्रकार से। तो ऐसे हालात में केवल दूध ही पीना क्यों, ये बात सामने आती है। किसी दूसरे डॉक्टर ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था कि दूध, कुछ डॉक्टर ने तो कहा था दूध बिल्कुल ही नहीं पीना है क्योंकि वो जर्सी गाय के दूध को देखते हैं। लेकिन जब ये बात आ जाती है कि दूध पीना है
और जितनी भूख लगे उतना दूध पीना है वगैरह वगैरह। तो लोगों को विश्वास नहीं होता कि मुझे इतना दूध क्यों पीना है इस प्रकार से। और फिर उनसे जो सहयोग चाहिए मरीज से कि हाँ, मैं जब भूख लगे, जितनी भूख लगे उतना दूध ही पीऊँगा, बाकी कुछ नहीं खाऊँगा। वो सहयोग नहीं मिलता, और सहयोग नहीं मिलता तो हमारी यशस्विता कम हो जाती है। केवल दवाइयों से जो काम होगा वही होगा। उसमें जो रसायन में श्रेष्ठ दूध ये जो है वो नहीं जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम बता देते हैं कि इस प्रकार की बीमारी है और इसके लिए ये इलाज है और ये मेरी किताब में स्पष्ट रूप से लिखा है, तो शायद बात बनती है कि वो मान जाए और दूध पीना आरंभ करे। लेकिन ये काफ़ी जगह मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। लेकिन मरीज को बताइए या नहीं बताइए एक अलग बात रही। उसके जो निजी रिश्तेदार है, उनमें से जो ज़िम्मेदारी लेने वाले हैं, जो डिसीज़न मेकिंग है कि मुझे हाँ, इस रास्ते से जाना है, केमोथेरेपी भी साथ में करनी है, नहीं करनी है वगैरह, वगैरह जो भी बातें होगी वो। उनको तो पता होना चाहिए कि सीरियस कंडीशन है और काफ़ी मुश्किल इस प्रकार का है और डेथ भी हो सकती है। अगर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है तो बताना बहुत ज़रूरी है कि ये रिस्की पेशेंट है, अचानक सीरियस टर्न ले सकता है और हृदरोग के बारे में वगैरह, एक्यूट ल्यूकेमिया के बारे में ये बात ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आयुष का ह्रास है या फिर ज़्यादा जीने की उम्मीद नहीं है, तो ये बताइए या न बताइए ये काफ़ी गंभीर मामला हो सकता है। मैं भी उस पक्ष में नहीं हूँ कि रुग्ण को बताया ही जाए। लेकिन फिर अगर सहयोग नहीं मिलता है तो मुसीबत आ जाती है। और आशंका व्यक्त कर सकते हैं, ये एक बात हो सकती है कि ये गंभीर मामला है और आशंका है कि कैंसर है, और उसके हिसाब से मैं दवा दे दूंगा, लेकिन आपको सजग रहना है। और जो मैं परहेज वगैरह बताऊंगा वो आपको करना है इस प्रकार से। ये अभी केस टू केस डिफरेंट होगी, हर मरीज में, हर व्यक्ति में किस प्रकार से डील करना है अलग अलग हो सकता है। लेकिन एक बात सही है कि अगर रुग्ण या उसका निजी रिश्तेदार इसमें भय का माहौल खड़ा हो जाए तो वो तो नहीं खड़ा करना है, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। और ये बताना भी कैसे, ये भी एक अलग तरीका है, सॉफ्ट स्किल्स जिसको कहते हैं कि हार्श शब्दों का तो प्रयोग नहीं होना है। मैं जब नरगिस दत्त रुग्णालय बार्शी में काम करता था कुछ महीनों के लिए और ऑनरी स्तर पर, तो वहाँ एक औरत मेरे पास है, उसके पति को एक्यूट ल्यूकेमिया था, 95% ब्लास्ट थे। उसकी उम्र करीबन 60-65 होगी मरीज की। और उन्होंने मुझे रिपोर्ट दिखाई और पूछा कि क्या करेंगे। तो मैंने कहा ये डिफिकल्ट है काफ़ी, लेकिन हम दवाइयाँ देंगे, तुम दूध का परहेज के बारे में सोचो और आगे देखते हैं कैसे करने का, क्या करने का। और उसको मैंने बताया काफ़ी रिस्की केस है, कभी भी सीरियस टर्न ले सकती है, फिर भी हमें कोशिश तो करनी चाहिए। तो हम दवाइयाँ शुरू करते हैं और रिस्पॉन्स देखते हैं, दूध पीना आरंभ करो। वो इतनी खुश हो गई तो उसने बताया कि पहले वो ऑन्कोलॉजिस्ट के पास गई थी। तो ऑन्कोलॉजिस्ट ने बताया आप चाहे 4 लाख रुपया भी खर्च करो, लेकिन आप जो लेके जाएंगे वो उसकी लाश ही लेके जाएंगे आपके पति की, वो तो जिंदा वापस जाने ही वाला नहीं है यहाँ से। तो ये कोई भाषा है, ये कोई तरीका है बताने का? लेकिन ये होता है इस प्रकार से। दूसरा मरीज ऐसे ही एक्यूट ल्यूकेमिया का था, यहाँ पुणे के अस्पताल में था।
उसको भी डॉक्टर ने इसी शब्दों से बताया कि कितना भी आप खर्चा करो, केमोथेरेपी करो, कुछ भी करो, कुछ भी नहीं होने वाला है इस प्रकार से, ये बचेगा नहीं। तब मेरे पास जब उसको भेजा गया और बहुत ही डरा हुआ था और उम्र करीबन उसकी 42 वगैरह इतनी थी। सर पे बहुत सारा कर्ज का बोझ था। तो फिर उसमें ऐसा हुआ कि मैंने कहा कि ठीक है, उन्होंने तो कह दिया है कि कुछ नहीं होने वाला, लेकिन हमारी कोशिश तो करते हैं। मैं आयुर्वेदिक दवा देता हूँ, दूध पे रहो और आगे देखेंगे। उसका भाई एक राजकारणी था। तो उसने उसका फायदा उठाया इस परिस्थिति का। और फिर चूंकि एलोपैथी के डॉक्टर ने बता दिया था कि केमोथेरेपी के कोई रोल नहीं है, कोई फायदा नहीं है, फिर भी उसने चंदा इकट्ठा किया। 30,000 रुपये इकट्ठा किए टीएमवी के स्टाफ से और एक केमोथेरेपी दे दी इसको अस्पताल में दाखिल करके। और इस बीच मेरी ट्रीटमेंट तो चालू हुई ही नहीं। मैंने कहा कि मैं ट्रीटमेंट दे दूंगा, लेकिन मेरे क्लिनिक से क्या, हमारा क्लिनिक वहाँ पे कैंसर का क्लिनिक टीमवी में ही है, तो हम वहीं पे ट्रीटमेंट दे देंगे। उसमें 1 रुपया दिन प्रतिदिन, इतनी कम मात्रा में दवा देते थे, इतने कम पैसों पर दवा देते थे। क्योंकि हमें गवर्नमेंट से ग्रांट मिली थी। तो वहां भी नहीं आए। फिर 14 दिन के बाद उसका भाई मुझे मिलने के लिए आया। तो मैंने कहा तुमने क्या किया? तो मैंने केमोथेरेपी दी। मैंने कहा तुम्हें तो मालूम था कि केमोथेरेपी का कोई रोल नहीं है, डॉक्टर ने बता दिया था, तो फिर तुमने ये चल क्यों क्या, इतने 14 दिन बर्बाद कर दिए तुमने इस प्रकार से? तो बोला नहीं नहीं, कुछ तो करना चाहिए, इसलिए हमने किया। अब जिसमें करने से कुछ फायदा नहीं है, ऐसा डॉक्टर ने स्पष्ट बताया है। वो किया, और मैं जो बता रहा था उसके बारे में कुछ भी नहीं किया। फिर मैंने कहा कि ठीक है, आप सोचो, अगर आपको ट्रीटमेंट लेनी है तो मैं दवा दे दूंगा। दूसरे दिन उसकी मौत हो गई। मेरी दवा शुरू ही नहीं हुई। अब बात यह थी कि शोक सभा हुई। और शोक सभा में मैंने बोला स्पष्ट रूप से कि ट्रीटमेंट एंड नो ट्रीटमेंट, सम ट्रीटमेंट एंड नो ट्रीटमेंट, इसमें कुछ फर्क ही आप समझते नहीं है कि 14 दिन मरीज विदाउट ट्रीटमेंट रहा। जिस ट्रीटमेंट देने से कोई फायदा नहीं है उस ट्रीटमेंट को किया, और जिस ट्रीटमेंट से फायदा होने की कुछ संभावना थी, मालूम नहीं हमें भी वो बच जाता नहीं बच जाता, अलग प्रकार से, उसकी कोशिश ही नहीं की, क्योंकि वो आयुर्वेद है, उसमें क्या होने वाला है, ये तो साइंस है ही नहीं, वगैरह वगैरह। तो आपके पास कोई चारा नहीं है तो भी आप ये करने के लिए तैयार नहीं है, और इस प्रकार से चंदा इकट्ठा करके करना, ये तो बिल्कुल फिजूल था, ये तो कोई मतलब वाला नहीं था। उसने सिर्फ एक नाटक किया कि मैंने भाई के लिए बहुत कुछ किया। इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि समाज में इस प्रकार के कई मरीज होते हैं, और ये बताना नहीं चाहते मरीज को कैंसर है, यही नहीं बता, यही नहीं बताना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ पहले रिश्तेदार आते ही बताते थे कि कैंसर के बारे में पेशेंट को कुछ मालूम नहीं, आप कुछ भी नहीं बताए, इस प्रकार से। अगर वो दूध पे रहता है, दवाइयाँ लेता है, तो मुझे कोई इतराज नहीं है, ठीक है। उसको मालूम हो न हो, हम उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन अगर वो परहेज करने के लिए तैयार नहीं है, तो ये मेरे लिए मुसीबत का मामला इस प्रकार का है। दूसरे केस के बारे में मैंने काफी बरस पहले बताया था। स्टमक का अल्सर ऐसा निदान किया था, गैस्ट्रिक अल्सर। और उसके लिए ओपन किया, पता चला कि ये ओवरग्रोन कैंसर है। तो सर्जन ने ऑन द स्पॉट टेबल पे डिसीजन ले लिया कि 2/3 स्टमक निकाल दिया, सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी, और जितने भी लिम्फ नोड्स है, 10 लिम्फ नोड्स की बायोप्सी की। वो भी निकाले, उसमें से 6 पॉजिटिव निकले कैंसर के लिए।
सुचर बैक किया और रिश्तेदारों को बताया कि हमें तो पता नहीं था लेकिन ये कैंसर निकला। उस समय में मैंने निर्णय ले लिया और जितना पार्ट ग्रस्त था वो सब निकाल दिया। फिर भी ये बहुत ही स्प्रेड था, लिम्फ नोड्स भी में भी स्प्रेड है। तो बचने के चांसेस नहीं है, 2 महीने का ही आयु है इस प्रकार से। और मरीज को बताया कि तुम अब ठीक हो गए हो, तुम जो भी खाना खाना चाहते हो वो खाओ वगैरह वगैरह इस प्रकार से। अब ये बड़ी विपरीत परिस्थिति हो गई, मरीज बहुत खुश था कि बस ऑपरेशन हो गया, अब कुछ चिंता का विषय नहीं है, मैं जो खाना पीना चाहता हूँ वो खा सकूंगा। और रिश्तेदार समझ रहे थे कि ये 30 बरस का उम्र का आदमी है, वर्कर है और आमदनी भी कुछ नहीं है, 2 बच्चे हैं छोटे, तो कैसे निभाएंगे आगे। तो मेरे नाम का सुझाव मिला तो मेरे पास आए। मैंने कहा ठीक है, हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं और देखते हैं क्या होता है। इस प्रकार से दूध पे रहने के लिए कहो, तो मरीज तैयार ही नहीं था दवाइयाँ लेने के लिए। उसका कहना था सर्जन ने तो बता दिया है कि मैं ठीक हो गया हूँ, अब और दवा किसके लिए लेने की, मैं कोई वजह ही नहीं है दवा लेने की। तो फिर घर वालों ने समझाया या नहीं, ये मूल रूप से आयुर्वेद ट्रीटमेंट करता है, या अभी सर्जरी हो गई लेकिन ये वापस दोहराए नहीं, इस प्रकार के लिए एक अपने को करना चाहिए वगैरह वगैरह। सो कैसे तो समझाया। उसका स्पष्ट मत था कि मैं उसको ठगा रहा हूँ, मैं उससे निष्कारण पैसे ले रहा हूँ। ऐसा उसके मन में निश्चित था। फिर भी उसने दवा तो शुरू की, दूध पे भी रह गया। 2 लीटर दूध जाने लगा, साइकिल पर काम पे ज्वाइन हो गया। 6 महीने अच्छे गए। वजन भी बढ़ गया और फिर उल्टी होना आरंभ हो गया फिर से, लेकिन उसमें पेन नहीं था, सिर्फ उल्टी होती थी, जो दूध पिए वो उलट जाता था। तो मुझे लगा कि ये एडिजेंस है, ये रिकरेंस नहीं है। तो मैंने पहले सर्जन के पास रेफर किया उसको। सर्जन ने रिसेक्ट किया फिर से। और पता चला कि एडिजेंस ही है, रिकरेंस नहीं था, तो एडिजेंस रिसेक्ट कर दी। अब सर्जन को पता चला कि ये 6 महीने से ज्यादा जिंदा है और आयुर्वेद की दवाइयों के ऊपर जिंदा है। मरीज को तब तक भी मालूम नहीं था कि ये कैंसर है इस प्रकार से। तो उसने सोचा कि ठीक है, हम आयुर्वेद को खत्म कर देंगे। और फिर उसने एक सोशल वर्कर की सहायता ले ली और उसके जरिए उसको बता दिया कि तुम्हें कैंसर है। अब उल्टा हुआ। जब मरीज को पता चला कि उसको कैंसर है, तो वो दूसरे दिन खुद अपने आप मेरे क्लिनिक में चला आया और फिर उसने बताया कि मुझे मालूम है कि मुझे कैंसर है, फिर भी मुझे जीना है, आपकी दवाइयों से मुझे 6 महीने बहुत अच्छे गए। तो जहां तक मैं जिंदा रह सकूं मैं जीऊंगा, तो आप दवाइयाँ दे दें। अब मैं पूरी श्रद्धा के साथ कैंसर के लिए दवा ले लूंगा। उसके बाद में वो 1 बरस तक जिंदा रहा। टोटल 18 महीने वो जिंदा रहा और अच्छा खासा रहा। केवल अंतिम कुछ 15-20 दिनों में रक्त चर्बी होने लगी और फिर उसको बच नहीं पाया, मृत्यु हुई। तो ये सभी सोशल एस्पेक्ट्स है। और बताना नहीं बताना वगैरह वगैरह, ये सभी बातें बहुत अहम मायना इस प्रकार की रखती है। तो चरकाचार्य का तो स्पष्ट वचन है कि अगर आतुर या उसका कोई निजी रिश्तेदार, इसको बहुत बड़ा सदमा पहुंचने वाला है, बहुत बड़ी ठेस लगने वाली है, तो आयुष का ह्रास है ये नहीं बताना है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक मैंने जैन आदमी के बारे में वो मुझे जिक्र करता रहा कि मैं सुधरूंगा या नहीं सुधरूंगा ये बताओ, ठीक हो जाऊंगा नहीं ठीक हो जाऊंगा। मैंने कहा ऐसा नहीं कह सकते, हम ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, रिस्पॉन्स देखेंगे, फिर आगे सोचेंगे। वो उसी बात पर अटा रहा कि नहीं, मुझे बताओ कि मैं ठीक हो सकता हूँ या नहीं हो सकता। तो मैंने कहा बहुत ही एडवांस स्टेज है, कुछ नहीं बता सकते, चांसेस नहीं है ठीक होने के इस प्रकार से, लेकिन बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ होके कुछ प्रोलॉन्गेशन हो सकता है।
बस उसको वही चाहिए था। उसने संथारा ले लिया और जीवन समाप्त कर दिया। ट्रीटमेंट कुछ भी लेनी, मेरी भी ट्रीटमेंट नहीं ली, एलोपैथी की भी ट्रीटमेंट नहीं ली। तो ये अगर निश्चय है तो एक अलग बात है। इस प्रकार से मैं मृत्यु के समीप जाऊँगा लेकिन ट्रीटमेंट नहीं करूँगा। मुझे मैं ठीक नहीं होने वाला हूँ तो ठीक है, मैं ट्रीटमेंट भी नहीं करूँगा। लेकिन ये काफ़ी मुश्किल है और उसके लिए बहुत धैर्य होना चाहिए। ये आसान नहीं है इस प्रकार से प्रायोपवेशन या संथारा करना इस प्रकार से। लेकिन फिर भी इस सभी ये जो प्रकार के मरीज हैं ये आते रहते हैं और ने ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर उससे उसको नुकसान होने वाला है, उसकी मौत होने की संभावना है, तो ये बात नहीं बतानी है। लेकिन रिश्तेदारों को तो ये बात निश्चित रूप से कहो कि रिस्की पेशेंट है, अचानक सीरियस टर्न ले सकता है और हमेशा इस प्रकार का होना चाहिए। एक ऐसी हृदरोगी आई थी मेरे पास और उसकी कंडीशन इतनी बेकार थी जब वो क्लिनिक में आई थी। मुझे लगा कि ये घर पे भी जा सकेगी या नहीं जा सकेगी, यहीं पे मौत हो सकती है इस प्रकार से। और हर महीने उसका एडमिट करना पड़ता था, सीरियस हो जाती थी, फिर आईसीयू में रखते थे। इस प्रकार का सिलसिला चल रहा था, बहुत सारे महीनों तक चल रहा था। संयोग से कुछ नहीं हुआ, वो बच गई, सीधी घर चली गई, औषधियों से सुधार काफ़ी आया और उसके बाद में एडमिट करने की नौबत नहीं आई। लेकिन ये सीरियस पेशेंट है और अभी भी मौत हो सकती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें समझेंगे नहीं हम तो मुसीबत इस प्रकार की आ सकती है। तो इसलिए रिश्ता लक्षण को समझना एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा, लेकिन दृष्टि लक्षण भी कभी-कभी थोड़ी ही देर के लिए होते हैं, अगर वो समय मिस हो जाता है तो हमें पता नहीं चलता। एक्यूट ल्यूकेमिया का पेशेंट था, हीमोग्लोबिन 3 था। सुबह मुझे फ़ोन आया और उनका कहना था कि आप एक बार होम विज़िट करें, हम नहीं आ सकते हैं। पेशेंट पुणे में ही था, मैंने होम विज़िट की और वैसे तो ठीक रहा था, हीमोग्लोबिन 3 था, तो उसने ऑन्कोलॉजिस्ट को भी कॉन्टैक्ट किया था। उसने कहा था कि पहले ये ब्लड चढ़ाओ, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न दे दो, फिर बाद में सोचेंगे कीमोथेरेपी के बारे में। तो मैंने कहा यही ठीक है, आप एक बार ये करवा लो और फिर आयुर्वेदिक दवाई के बारे में भी सोचेंगे, साथ में आयुर्वेदिक दवा करेंगे। दोपहर में ट्रांसफ्यूज़न के लिए पेशेंट एडमिट हुआ। मेरे परिचय के डॉक्टर थे और फिर उनका फ़ोन आया कि पेशेंट सीरियस है, आप तुरंत निकल आइए। तो मैं उनके क्लिनिक में पहुँचा, तो ग्रास्पिंग स्टेज में था पेशेंट और हम दोनों सामने थे, ऑक्सीजन चल रहा था, सलाइन दिया था, उन्होंने एलोपैथी की बहुत सारी दवाइयाँ दी, मैंने भी कुछ दवाई दी। कुछ नहीं हुआ, पेशेंट ने हमारे सामने प्राण त्याग कर दिया। अब ये हादसा होने के बाद शाम को मैंने ऑन्कोलॉजिस्ट को फ़ोन किया कि ऐसा-ऐसा था और पेशेंट की डेथ हो गई। तो बोले ठीक है, उन्होंने बाकी कुछ उसके बारे में कुछ कमेंट नहीं किया। मुझे ये आश्चर्य लगा, मैंने कहा आपको आश्चर्य नहीं लगा? तो बोले नहीं ऐसा होता है, ल्यूकेमिया के पेशेंट है, 3 हीमोग्लोबिन है तो मरते हैं, ऐसे कुछ अलग हुआ है ऐसा नहीं है, ये होता है इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि मैंने सुबह मरीज देखा था, उसमें मुझे कुछ भी रिष्ट लक्षण नहीं दिखाई दिए थे। क्या 15-20 मिनट मैंने उसको देखा होगा। मुझे दुःख इस बात का हुआ कि मुझे पता नहीं चला कि ये मरीज आज दोपहर में मर जाएगा इस प्रकार। वो मर गया वो एक अलग बात है, लेकिन मुझे पता तो होना चाहिए था। तो ये बात काफ़ी मुश्किल इस प्रकार की होती है और समझना काफ़ी मुश्किल इस प्रकार का होता है। इसमें अनुभव ये एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है।
और अनुभवों के आधार पर इसके बारे में हम कुछ सोच सकते हैं, बता सकते हैं इस प्रकार से। एक दूसरा ऐसा ही मरीज था, उसको इसोफेजियल कैंसर था। और जो भी कुछ डालने का प्रयास करते रेडिएशन दिए थे। रेडिएशन के जरिए अल्सर हो गया था और वो बाहर तक ओपन हो गया था, तो एक नाड़ी वरण तैयार हो गया था कंठ के नजदीक। और जो भी लेता वो उस प्रकार से वहां से बाहर आता, कुछ कुछ अंदर चला जाता लेकिन कुछ उसमें से नाड़ी वर्ण से बाहर निकल आता। मैंने भी देखा था। पेशेंट दूध पे था और थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्ड कर रहा था। फिर अचानक उसने सीरियस टर्न ले लिया, उसको न्यूमोनिया डेवलप हुआ और 2 दिन में डेथ हो गई। अब ये पता चला कि ये जो दूध इस प्रकार से उस नाड़ी वर्ण से बाहर आ रहा था, वो लंग में एस्केप हो गया पीते पीते, और इसके जरिए न्यूमोनिया हुआ और उसके जरिए डेथ हुई। अब एक ऑन्कोलॉजिस्ट भी उसको देख रहा था, मैं केवल देख नहीं रहा था, उसकी भी कुछ ट्रीटमेंट चल रही थी। और उसका तो अनुभव मुझसे बहुत ज्यादा होना चाहिए। लेकिन उसको भी ये बात पता नहीं चली। वास्तव में इसमें एक राइस ट्यूब डाल देते तो पेशेंट की जान बच जाती। लेकिन ये मालूम ही नहीं था ना कि इस प्रकार से न्यूमोनिया हो सकता है और न्यूमोनिया से मरीज मर सकता है, ये बात ही मालूम नहीं थी। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इसमें अनुभव होना ये बहुत जरूरी इस प्रकार का है। और जितने आप अनुभव संपन्न होंगे उतना आपको जजमेंट अच्छा आएगा कि क्या क्या होने की संभावना है। फिर भी सभी मरीजों में सभी अवस्थाओं में इस प्रकार का होगा ये नहीं बता सकते। तो इसलिए पश्चातार्थान प्रतिक्षणम, और बुद्धि को शाबुत रखो कि क्या हो सकता है उसके बारे में सोचो। और फिर शायद हम लॉजिकली उसके बारे में कुछ सोच कर सकते हैं कि अरे ये पॉसिबिलिटी है, तो इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, उसमें कुछ कर सकते हैं तो करना है इस प्रकार से। तो ज्ञानावतापि च नात्यर्थम आत्मानो ज्ञाने विकत्तव्यम, आत्मा आप्तादपि विकत्तमानात् अत्यर्थम उद्विजन्ति अनेक। तो ये बढ़ाई नहीं करनी है कि ज्ञानवान है फिर भी अपने ज्ञान के बारे में इस प्रकार से लोगों में बढ़ाया इस प्रकार सा करते रहना, या प्रशंसा, अपनी खुद की प्रशंसा करते रहना वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो ये नहीं करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि मरीज को कैंसर है या नहीं है इसके बारे में संदेह मरीज को खुद को रहता है, या मालूम ही होता नहीं होता कैंसर है इस प्रकार से। फिर भी उसको बताना जरूरी है नहीं जरूरी है, ये अहम मुद्दा हो जाता है। एक हमारे टीएमवी में एक केस आई थी, लिवर कैंसर ऐसा निदान लेके वो आया था। लिवर की बुरी वृद्धि थी, उसका जामात रेडियोलॉजिस्ट था। उसने खुद सोनोग्राफी करी थी और उसने डिक्लेयर कर दिया कि लिवर कैंसर है। हमारे पास आनंद भूषण आनडे ऑन्कोलॉजिस्ट था, तो बोला बायोप्सी कहाँ है, एफएनएसीआर बायोप्सी। तो रेडियोलॉजिस्ट ने कहा नहीं मैंने नहीं किया और मैं नहीं करने वाला, मुझे मालूम है कि उससे डिसीज बढ़ता है। तो ये अड़ गया रानडे कि नहीं नहीं, अगर बायोप्सी का प्रूफ नहीं है तो हम इसको कैंसिल मान नहीं सकते, कैंसर के प्रोटोकॉल में नहीं ले सकते। वो दोनों का झगड़ा वहां पे शुरू हुआ, दोनों एलोपैथी के डॉक्टर, एक रेडियोलॉजिस्ट एक ऑन्कोलॉजिस्ट। दोनों अपने अपने बात पर अड़े थे। मैंने कहा छोड़ दो इन प्रकार की बातों को, हम इसको कैंसर के प्रोटोकॉल में नहीं लेंगे, हमारी जनरल ओपीडी उसमें ले लेंगे और उसमें ट्रीट करते हैं ऐसा बताएंगे। मरीज को भी मालूम नहीं था कैंसर है इस प्रकार से। तो बोले ठीक है, लेकिन और कोई तरीका है क्या एफएनएसी और बायोप्सी छोड़कर इस प्रकार से। तो बोले कम से कम अल्फा फीटो प्रोटीन तो करवाओ, ऐसा रांधणे ने बताया।
तो ब्लड टेस्ट है तो ठीक है, करवा सकते हैं, ऐसा उसने भी कहा। वो टेस्ट की, वो 40 आई। तो नादर का कहना था कि 40 कोई नहीं है, 1000 से ऊपर होगा तो ही कैंसर होगा, नहीं तो नहीं होगा। हाँ। फिर मैंने कहा कि छोड़ दो, मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मैंने कैंसर के पेशेंट मरीज को ट्रीट किया और वो ठीक हो गया। मरीज ठीक हो जाना चाहिए, कैंसर का हो या बगैर कैंसर का हो, मुझे कोई उसमें दिलचस्पी नहीं है। तो फिर उनके हिसाब में तो 6 महीने से ज्यादा आयु नहीं था। दवाइयाँ शुरू की, उसने दूध लेना आरंभ किया। 2-2.5 लीटर तक दूध जानने लगा। बाकी कुछ लक्षण भी नहीं हुए, कामला नहीं हुई, रुद्रपथ कामला वगैरह जो होती है इस प्रकार के समय में। और 1.5 बरस तक अच्छा चला। ये 67 वर्ष का था और उसकी माँ 92 वर्ष की थी। उसकी डेथ हो गई माँ की। और इसका बहुत लगाव था। तो वो बड़ा सदमा रहा उसके लिए। फिर वो डिटेरिएट हुआ, उसकी डेथ हुई। अभी सवाल ये है कि इसमें आयुर्वेद का क्या रोल है? आयुर्वेद से तो बहुत अच्छा हुआ था, 1.5 बरस तक अच्छा चला गया, या माँ की डेथ हो गई और उसके सदमे से पेशेंट की डेथ हो गई। तो इसमें फिर भी लोग कहते हैं कि क्या हुआ, 1.5 बरस के बाद तो मृत्यु ही हो गई। आयुर्वेद से क्या फायदा हुआ? इसी प्रकार से लोग विचार करते रहते हैं। ये बड़ा अजीब इस प्रकार का तरीका है। मैं वो नांदेड़ का पेशेंट था, मैंने उस समय में उसके लिए नांदेड़ में विजिट करी थी। फिर बाद में एक दिन जाना एक दिन आना इस प्रकार से करके उनको घर पे जाकर देख के आया था, जब ये फिर से बढ़ने लगा उस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमें इन सभी भावों के बारे में जानकारी होना और हमारा मकसद क्या है ये निश्चित होना बहुत जरूरी है। मरीज ठीक हो जाए ये हमारा मकसद है, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। और इस प्रकार से ताने लगाना कि हाँ मैं कितना अच्छा वैद्य हूँ, मैंने कितने कैंसर के मरीज को ट्रीट किया है वगैरह वगैरह, ऐसी विकथना नहीं होनी है। इस प्रकार की विकथना से साधु लोग जो है वो भी उद्विग्न हो जाते हैं, अरे ये क्या कर रहा है इस प्रकार से। तो हमें एक बात तो ये होनी है कि हम करने वाले नहीं है, करता करता परमेश्वर इस प्रकार की है। अगर हमें सफलता भी मिलती है तो उसी का प्रसाद है, अगर सफलता नहीं मिलती है तो मरीज का दौर्भाग्य है, हमारा भी दौर्भाग्य है इस प्रकार से। लेकिन अगर मैं करता नहीं हूँ, ये बात ध्यान में बैठ जाती है, तो इस प्रकार की विकथना होने का कोई संभव नहीं रहता। हम आसानी से बता सकते हैं कि ठीक है, ये परमेश्वर की कृपा है कि वो ठीक हो गए, अच्छी बात है, मैं निमित्त मात्र रहा इस प्रकार से। तो यही बात सही है और उसी बात को ध्यान में रखना है, ऐसा थोड़ा सा करना पड़ेगा। न चैवं हि अस्ति सुतरम् आयुर्वेदस्य पारम्, तस्मात् अप्रमत्तः शश्वत अभियोगम अस्मिन् गच्छेत्। आयुर्वेद का पार इस प्रकार का नहीं है, बस अब आयुर्वेद अब आगे समझने लायक कुछ नहीं है, सब पूरा हो गया। ऐसी बात कभी भी नहीं होगी। ये हमारा ज्ञान एक सागर के बूंद की तरफ है, पानी के बूंद की तरफ है। जितना हम ज्ञान पाने की कोशिश करेंगे उतना समझ पाएंगे, अरे हम मैं कुछ भी नहीं समझता हूँ इस प्रकार। तो अपार इस प्रकार का है जिसका कोई अंत नहीं, जिसके ज्ञान के लिए कोई सीमा नहीं, इस प्रकार का आयुर्वेद है। और इसलिए अप्रमत्तः, कोई भी प्रमाद न करते हुए शाश्वत अभियोगम अस्मिन् गच्छेत्, उसी में डूबे रहना चाहिए। हमें सभी जगह आयुर्वेद ही दिखना चाहिए, चाहे पिक्चर देखने जाओ तो भी आयुर्वेद दिखेगा, और कुछ देखने जाओ तो भी इस प्रकार से, पर्यटन के लिए जाएंगे तो भी आयुर्वेद दिखेगा इस प्रकार से। तो ये हमारे जीवन उसमें, हमारा जीवन उसी में पूरी तरीके से समर्पित हो जाए तो ही ये बात हो सकती है। इस प्रकार से अन्य लोग भी करते हैं। लाड सर ने एक दिन बताया था कि
उन्होंने कुछ ना पिक्चर देखा, कॉलेज में उन्होंने बताया वर्क क्लासरूम में। और ये स्मिता अभिनेत्री थी, उसकी ट्यूबरकुलोसिस से मौत हुई थी 30वें बरस में। तो उन्होंने कहा जब उसको उन्होंने पर्दे पर देखा तो वहीं पे पता चला कि इसको टीबी है। और टीबी से उसकी डेथ हो गई इस प्रकार से। तो हम पिक्चर देखने वाले आए हैं या मेडिकल देखने वाले आए हैं? एक सवाल हो सकता है इस प्रकार का। लेकिन आयुर्वेद आपके मन में उतना बसा हो तो ये बातें होती रहती है, और हमें उसमें से क्या लेना देना है ये हम समझ सकते हैं। अमर प्रेम पिक्चर में एक बताया गया होम्योपैथी के बारे में है एक्चुअली, स्मिता पाटिल। हाँ। कि वो बच्चा बहुत बीमार हो जाता है और किसी होम्योपैथी की दवा चालू है, तो डॉक्टर बताते हैं अब डॉक्टर घोष के सिवाय दूसरा कोई इलाज नहीं है। तो वो बोलता है कि अरे उसको तो बहुत महंगा डॉक्टर है, काफी बड़ी फीस लेता है और फीस लेने के बगैर काम ही नहीं करता। तो उसको सलाह मिलती है लेकिन उसके सिवाय दूसरा कोई चारा नहीं है, उसी के पास चला जाओ। और होम्योपैथी क्यों कर रहे हो? पैसा बचाने के लिए होम्योपैथी कर रहे हो क्या? इस प्रकार से। तो होम्योपैथ डॉक्टर के लिए तो ये सदमा होगा कि ऐसी तो बात नहीं है कि वो बच्चा ठीक होगा नहीं होगा, एक अलग बात है। लेकिन होम्योपैथी भी कॉम्पिटेंट है, ऐसी नहीं है स्थिति। तो ये जनमानस क्या है ये बतलाता है कि एलोपैथी को ही साइंस मानना, बाकी दूसरी चीजों को साइंस नहीं मानना, ये जो जनमानस है ये इसका पता इसमें चल जाता है। तो एतच्च कार्यम एवं भूयश्च वृत्तसौष्ठम अनसूयता परेभ्यः अपि आगमयितव्यम्। तो यही कार्य करना है, यही इस प्रकार से पढ़ते रहना है। एवं भूयश्च भूयश्च वृत्तसौष्ठवम्, तो ये जो वृत्त सौष्ठव है, आचार का सौष्ठव जो है, तो इस प्रकार से मैंने तुम्हें बताया। अनसूयता परेभ्यः वापि आगमयितव्यम्, तो दूसरे के बारे में असूया न रखते हुए भी उससे समझने की कोशिश करो। एक दूसरी जगह सूत्र है, कृष्णो ही लोको बुद्धिमताम आचार्य शत्रुश्च बुद्धिमताम। सभी विश्व जो बुद्धिमान है उसके लिए आचार्य है, गुरु जैसा है, और जो मूर्ख है उसके लिए शत्रु है। तो अगर हम सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं, हम सीखना नहीं चाहते तो कभी भी सीख नहीं सकते। ऑडियो इज ओके, कि दूसरे का कुछ नहीं है। मेरे यहाँ से लिखने का क्यों नहीं आता मालूम नहीं, बंद हो गया है लिखने का। कोई मैसेज डाले ऑडियो ओके। तो कहने का तात्पर्य ऐसा है, रिज्वाइन करने के लिए कि हम सीखना चाहते हैं तो सीखेंगे, सीखना नहीं चाहेंगे तो कितने भी अच्छे गुरु हो उसके साथ बैठकर भी सीख नहीं पाएंगे। यही सिलसिला क्लिनिक में हमारा स्थान कहाँ होना है इसके बारे में होता है। बहुत सारे छात्रों का ऐसा लगता है कि मैं सर से नजदीक रहूंगा तो मैं ज्यादा ज्ञान पाऊंगा, प्रैक्टिकल देख पाऊंगा, और अगर मैं पुड़िया बना रहा हूँ या केवल केस टेकिंग कर रहा हूँ तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। और इसलिए जहाँ परीक्षा होती है, रोगी परीक्षा होती है, वहाँ सर के पास रहना ये बहुत छात्र करना चाहते हैं। अब बात ऐसी है कि इस प्रकार से ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान विचारों से होता है। ये क्यों दवाइयाँ प्रयोग की गई है, क्या निदान किया होगा, ऐसे पहले मरीज को क्या कौन कौन से आए थे, उनमें
यही दवाइयाँ थी या और कुछ था वगैरह वगैरह। तो पुड़िया बनाते समय भी ज्ञान हो सकता है और नजदीक होकर भी ज्ञान नहीं होता है। क्योंकि ज्ञान लेने की प्रक्रिया आंतरिक है। उसे ज्ञान लेना है, अगर ये हम समझ पाएंगे तो ज्ञान लेंगे। अगर ये समझ ही नहीं पाएंगे कि मुझे ज्ञान लेना है तो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए असूया छोड़कर दूसरे भी किसी से अगर ज्ञान लेना है तो जरूर ले सकते हो, उसमें कोई संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। सिर्फ हमारी इच्छा होनी चाहिए कि मुझे ज्ञान लेना है, और तभी ज्ञान ले सकते हैं। कृष्ण ही लोको बुद्धिमताम आचार्य शत्रुष्टा बुद्धिमताम, तुरंत ही एक सूत्र। तो सभी विश्व बुद्धिमान व्यक्ति के लिए आचार्य गुरु जैसा है। तो हम सीखना चाहेंगे तो ही सीख सकेंगे, हम सीखना नहीं चाहेंगे तो कितना भी अच्छा गुरु हो हम सीख नहीं पाएंगे। तो गानू सर एक कहा करते थे कि मरीज रोगी हो जाता है वो अपने प्राक्तन से, ठीक भी हो जाता है वो अपने प्राक्तन से। ये कुछ हद तक सही है। तो वैद्य को क्या करना है? तो वैद्य को समझ लेना है कि ये कैसे अब बीमार हुआ, कैसे ठीक हुआ, इसके बारे में उसको ज्ञान होना चाहिए। तो हम जिंदगी भर ज्ञान इकट्ठा करते रहेंगे, जिंदगी भर सीखते रहेंगे। तो ही हम आगे कुछ कर पाएंगे। एक कलियुडम्बन करके एक काव्य है, ज्ञानाभासेन तृप्तता। उसमें ज्ञान के आभास से तृप्तता, बस अभी मुझे सब आ गया, अभी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें दो तरीके से नुकसान होता है। एक तो आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं कि कुछ सीखना है वगैरह वगैरह इस प्रकार से, और जिस अधूरेपन को हम पूरा मानकर चल रहे हैं वो भी गलत है इस प्रकार से। तो हमें सीखते रहना चाहिए, कोई भी चीज हो कैसी भी हो। हमें उससे सीखते रहना चाहिए, ये अहम मुद्दा इस प्रकार में रहेगा। और जब यही बात होगी तो ज्ञान संपन्न वैद्य समाज इस प्रकार का बनेगा। अनुभवों की जोड़ मिल जाएगी तो अच्छे वैद्य बनेंगे। समाज में आयुर्वेद के बारे में मत परिवर्तन होगा। लोग आयुर्वेद को मानने लगेंगे। ये प्रत्यक्ष पर शास्त्र है। तो आप रिजल्ट दिखाएंगे तो लोग आपके पास आएंगे, कोई जरूरत नहीं है आप क्या करते हैं कैसे करते हैं वगैरह वगैरह इस प्रकार से। अभी के हालात में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कैसे करें इसके बारे में काफी बहस होती रहती है। और इंटीग्रेटेड वाले लोग कहते रहते हैं कि लोग जिस परिभाषा में आज समझते हैं वो परिभाषा हमें अडॉप्ट कर लेनी चाहिए, हमें उस परिभाषा में बोलना चाहिए। तो इस मुद्दे को लेकर बेंगलोर में एक कोर्स चलाया गया, आईआईएम में, वैद्य साइंटिस्ट प्रोग्राम ऐसा उसका नाम था। ये 2 बरस का कोर्स था, उसको कुछ ग्रांट मिली थी। और उसमें मकसद ऐसा था कि वैद्यों के लिए एक साइंटिफिक चेहरा बना दे, जो आधुनिक साइंटिस्ट को हम बता सकेंगे आयुर्वेद कैसे है क्या है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। हमारी परिभाषा अलग, उनकी परिभाषा अलग, हम क्या बोलते हैं उनको समझ में नहीं आता, और वो उसमें उतरने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसी हालत में ये बात हो सकती है कि एक वैद्य साइंटिस्ट कम्युनिटी बने, और जब भी एलोपैथी डॉक्टरों से या आधुनिक शास्त्रों से बात करनी है, चाहे केमिस्ट्री हो, फाइटोकेमिस्ट्री हो और कुछ भी हो, तो ये लोग बोलेंगे इस प्रकार से। उन्होंने क्या क्या था कि हर 3 महीने के बाद एक 15 दिन का कॉन्टेक्ट सेशन बेंगलोर में, 15 दिन वहां पे जाकर रहना है इस प्रकार से। और ऐसा 2 बरस का कोर्स। तो 8 बार इस प्रकार से 15-15 दिन जाना है।
अब किसी भी प्रैक्टिशनर के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है इतने दिन वहाँ पे जाके रहना इस प्रकार से। तो उस कोर्स में जो जॉइन हो गए, वो फार्मास्यूटिकल से भेजे गए लोग थे, स्पॉन्सर किए थे फार्मेसी ने, आयुर्वेद फार्मेसी ने। और दूसरे कुछ थे कॉलेज से अध्यापक थे। कॉलेज ने कहा ठीक है 15 दिन तुम नहीं आते हो तो चलेगा, हम तुम्हें ड्यूटी लीव दे देंगे इस प्रकार से। एक भी प्रैक्टिशनर नहीं था। और मेरा भी एक लेक्चर वहाँ पे रखा था। तो मैंने पूछा आप में किसी को भी प्रैक्टिस का अनुभव है क्या? नहीं है। मूल ग्रंथ पढ़ते हैं क्या? नहीं है। तो आपको आप आयुर्वेद को क्या समझते हैं? डिग्री है, बीएमएस है, एमडी है, लेकिन आयुर्वेद का तुम प्रतिनिधित्व करने वाले हो, तुम्हें खुद आयुर्वेद कुछ आता नहीं, तुम्हें कुछ प्रैक्टिस देखी नहीं, तुम्हें कुछ मूल ग्रंथ एक बार भी पढ़ा नहीं, तो तुम आयुर्वेद का प्रेजेंटेशन क्या करोगे इस प्रकार से? वो बाद में ग्रांट बंद हो गई उसकी, वो कोर्स बंद हो गया, बीच में ही टूट गया इस प्रकार से। कंसेप्ट अच्छी, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा नहीं हुआ। मैंने हिरवाणी से बात की, तो हिरवाणी ने कहा कि लेट मी बी योर साइंटिफिक फेस। तुम आयुर्वेद में करते रहो, तुम, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। आज की कम्युनिटी को कैसे बताना है, क्या करना है, ये मैं बता दूंगा इस प्रकार से। वो हुआ नहीं आगे एक्चुअली। माशेलकर जी ने उनके किसी छात्र ने आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, तो वो बड़े खुश हुए कि पहली बार फिजियोलॉजी के साथ, मॉडर्न फिजियोलॉजी के साथ आयुर्वेद जोड़ा गया इस प्रकार से। दोस्तों तो मतलब विज्ञान की बात करनी है, लेकिन वो आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी के नाम से कहेंगे इस प्रकार। लेकिन ये बहुत ही ऊपरी ऊपरी इस प्रकार का है। मेरा कहना है कि अगर आपको आयुर्वेद समझना है तो आप आयुर्वेद में उतर आओ, त्रिदोष को समझो, दोष धातु मल वगैरह को समझो, अग्नि को समझो, जो आयुष को समझो, जो भी चीजें आयुर्वेद में बताई है वो हम, भाषा एक माध्यम है, अंग्रेजी में पढ़ना है तो अंग्रेजी में पढ़ो, हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में पढ़ो, लेकिन मूल ग्रंथों के आधार पर पढ़ो, तभी आप आयुर्वेद को भली भांति समझ पाएंगे। ये बात नहीं है थी। उनको इससे कुछ लेना देना इस प्रकार का नहीं है। वो समझते हैं कि हाँ इस रोग के लिए ये दवा काम करती है क्या, ठीक है आयुर्वेद की दवा कर कर हम उसको स्वीकार लेंगे, तो ये बात नहीं बनेगी। तो साइंटिफिक कम्युनिटी आयुर्वेद को एक्सेप्ट करे, ये काफी मुश्किल इस प्रकार का मामला है। तो उनके तरीके से रिसर्च प्रोजेक्ट होने चाहिए, और फिर उसमें बेस आयुर्वेद का इस प्रकार का होना चाहिए। मेरे मन में जो है इंट्रा डिसिप्लिनरी अप्रोच इस प्रकार का, इंट्रा सिस्टम अप्रोच, कि उनके हिसाब में डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, और जो भी नर्वस सिस्टम वगैरह जो सिस्टम्स है वो अलग अलग है, उसका कोई एक का दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा कहना है कि प्राण, उदक और अन्न, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और उदक व स्रोतस्थ उनके कंसेप्ट में ही नहीं है। इन तीनों सिस्टम्स का पूरे सभी सिस्टम के साथ संबंध है। ये अगर हम उनके तरीके से सिद्ध करेंगे, प्राणोदकान्न वाहिनी दुष्ट स्रोतांसी दूषयन, तमक श्वास के मरीज को लेकर इसमें प्राणव स्रोत बिगड़ा हुआ था क्योंकि धूलि का संपर्क था या एलर्जी का संपर्क था, इसमें पानी ज्यादा पी रहा था और उदकव स्रोत दुष्ट हो गया था, इसलिए यह तमक श्वास हुआ। और इसमें अन्नव स्रोत दुष्ट हुआ क्योंकि वो खाना पीना उसका नहीं ठीक नहीं था, अजीर्ण वगैरह हो रहा था, उदावर्त हो रहा था। तो मॉडर्न के हिसाब से तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ही है, दूसरा कुछ संबंध नहीं है। हमारे हिसाब में डाइजेस्टिव सिस्टम, ये उदक स्रोत, प्राणव स्रोत, सभी का संबंध है। तो ऐसे किसी रोग को लेकर अगर हम इस प्रकार के इंट्रा सिस्टम अप्रोच दिखाएंगे लोगों को, और आप कार्डियोलॉजी की प्रैक्टिस करके करते हो, ऑप्थेल्मोलॉजी की करते हो, गायनेकोलॉजी की करते हो, तो भी आपको इन सभी तीन
स्रोतों के बारे में जानना ही है, प्राण उदक अन्न कम से कम। हम ये नहीं कह सकते कि मैंने गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर लिया, रेडियोलॉजिकल सब कर लिया, अब हिस्टेक्टोमी करनी है या कुछ करना है, बस मेरा निदान हो गया, मेरी चिकित्सा हो गया और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। जब तक आप प्राण उदक अन्न देखेंगे नहीं तब तक ये आपका अधूरा रहेगा इस प्रकार से। और फिर हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों हुआ ये ढूंढना चाहिए वो चाहे आहार से आ रहा हो, मानसिक कारणों से आ रहा हो, वगैरह वगैरह इस प्रकार। तो ये मैं अभी सोच रहा हूँ, मैंने एक बीच में सीरीज भी इसके बारे में की थी, ऑडियो सीरीज भी की थी अभी ये काफी कंसाइज हो गया है, मेरे मन में विचार पक्के हो गए हैं कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो ये बहुत अच्छा विषय हो सकता है और उनको मॉडर्न पैरामीटर्स के आधार पर प्रूव करेंगे तो चाहे तंबाकू स्वास्थ्य की बात हो, चाहे गायनेकोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम हो, चाहे ईएनटी के कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, या नेत्र के कुछ प्रॉब्लम हो, प्राण उदक अन्न इन तीन स्रोतों का विचार करना ही है, क्योंकि ये एंट्री पॉइंट है और जो भी एंट्री होगी उसी के आधार पर तो शरीर बनेगा। जो खाना खा रहे हैं उसी से शरीर बनेगा, जो पानी पी रहे हैं उसी से शरीर में भावों की वृद्धि या इस प्रकार की होगी, और सांस ले रहे हैं प्राण, उसी से तो कुछ ये टिश्यू रेस्पिरेशन वगैरह सब चलता रहेगा। और उसमें प्राणायाम के बारे में अगर सोचेंगे योग शास्त्र के अनुसार, तो काफी अलग माहौल इस प्रकार का दिखेगा। तो मॉडर्न साइंस या मॉडर्न साइंसेस, सिर्फ एलोपैथी में नहीं कहता केमिस्ट्री हो, बायोकेमिस्ट्री हो, बाकी कुछ भी हो इस प्रकार से, उन सभी के लिए हमें अगर एक इंटरफेस चाहिए आयुर्वेद की दृष्टि से, उसमें आयुर्वेद आना जरूरी है। आयुर्वेद का मूल ग्रंथों का अध्ययन होना, अनुभव होना, ये जरूरी है। फिर बीच में एक इस प्रकार की टीम रहेगी कि जो उसको उन लोगों तक समझ आने के लिए कोशिश करेगी उनके परिभाषा में इस प्रकार से। और आयुर्वेद एक साइंस है और अपने सिद्धांतों पर इस प्रकार का शाश्वत प्रकार का साइंस है, ये बात लोगों तक पहुंचानी चाहिए तो ये होगा। दूसरा तरीका है कि हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ वैद्यों पर कंसंट्रेट करेंगे, अच्छे छात्र बन जाए, अच्छे वैद्य बन जाए, समाज में उनकी संख्या बढ़े तो लोग अपने आप उनके पास जाएंगे, क्योंकि डिमांड तो बहुत है समाज में। और फिर वो ठीक होने लगेंगे तो अपना प्रचार प्रसार करेंगे आयुर्वेद का। और आयुर्वेद आयुर्वेद शास्त्र है नहीं है कोई मतलब नहीं है, आयुर्वेद की दवा ले लो, ठीक हो जाओ, बस बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। तो एक बार समाज मन इसके लिए आकृष्ट हो गया तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये भी रास्ता और ये भी रास्ता, दोनों रास्ते अगर अपनाएंगे, वैद्यों की संख्या कैसी बढ़ेगी ये भी देखेंगे, इंटरफेस निर्माण करने की कुछ कोशिश करेंगे तो शायद ये बात जल्दी हो सकती है और बड़े पैमाने पर हो सकती है तो मेरा निरंतर प्रयास चल रहा है कि किसी न किसी तरीके से टेक्नोलॉजी का फायदा करके हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का होगा। और इसमें काफी हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी स्थिति, शास्त्र तो बहुत अच्छा है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। हम सुदैवी है कि हमें इस शास्त्र को सीखने का मौका मिला और ये केवल मरीजों को ठीक करने के लिए नहीं, अपने उन्नति के लिए, अपने मोक्ष के लिए भी ये बेहतरीन साइंस है। तो उन सभी दृष्टि से देखते हुए हमें इसका फायदा उठाना है कि हम, हमारा सौभाग्य है कि हम आयुर्वेद में आ गए हैं, तो उसका पूरा फायदा हमें उठाना है, तभी हम हमारी जीवन को सफल कर पाएंगे। ठीक है, आज रुकते हैं। कल मैं रास्ते में हूँगा कि कल सुबह जल्दी निकलना है, तो परसों कोकण में ज्वाइन हो जाएंगे फिर से
रसरत्न समुच्चय के लिए, तो कल लेक्चर नहीं रहेगा। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। दोपहर 4 बजे योग सूत्र का पठन करेंगे।